गुड मॉर्निंग गाइज। आज से बिहार बोर्ड का कंप्लीट साइंस आपके अगले आने वाले 2024 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने वाले हैं। आपको अगले 2 महीना के अंदर पूरा साइंस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, वो भी सबसे आसान शब्दों में। आपको बस ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखना है एक एक चीज़ को। क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, इसका गारंटी रहेगा। एक एक चीज़ को बस ध्यान से आपको देखना है। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का जो हम लोगों का क्लास है आज का जो हम लोगों का क्लास रहने वाला है वो रहने वाला है जैव प्रक्रम पे। किस पे रहने वाला है? जैव प्रक्रम पे। देखिए जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है इसको हम लोग पहले समझेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, चाहे पढ़ना हो चाहे पढ़ाना हो या कोई और भी काम, घर का काम हो, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण हमेशा होते रहता है। बहुत सारे कोशिकाओं का क्या होता है, हमेशा निर्माण होते रहता है। और ये कोशिका बनते भी रहते हैं, मरते भी रहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे चीज़ टूट फूट होते रहते हैं, मरम्मत होते रहते हैं शरीर में। अब ये जितने भी टूट फूट और मरम्मत हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, इस सब के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को चाहिए ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। और ये सब ऊर्जा हमको किससे मिलता है? पोषण से मिलता है। किससे मिलता है? पोषण से मिलता है। तो हमारे शरीर का ये जो अनुरक्षण करवा रहा है, ये जो मेंटेनेंस करवा रहा है, ये मेंटेनेंस हो कैसे रहा है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने भी कोशिकाएं हैं या ऑर्गेनेल हैं, उस सब का टूट फूट, मरम्मत या जो भी काम हो रहा है, वो सब का जो मेंटेनेंस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जैव प्रक्रम। देखिए जैव प्रक्रम के लिए इसके अंदर जो आते हैं वो आ जाएगा पोषण, उसके बाद आ जाएगा श्वसन, उसके बाद आ जाएगा परिवहन, और उसके बाद आ जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब के सब क्या होते हैं? जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। पोषण क्या होगा? देखिए जिसमें हम भोजन लेंगे उससे हमें ऊर्जा मिलेगा, हम कोई भी काम करेंगे आसानी से, उस सब प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पोषण। हम लोग डिटेल इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। श्वसन क्या होगा? जिसमें हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने वाला जो भी मैकेनिज्म होगा वो सब किस में आ जाएगा? श्वसन में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग जो कुछ खाना खाते हैं तो वो सब क्या होता है ना, उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वो रक्त में जाता है और रक्त से पूरे शरीर में फैलता है, परिसंचरण होता है, जाता है। तो उस सब को किसके अंदर पढ़ेंगे? परिवहन के अंदर पढ़ेंगे। अब जब खाएंगे कुछ भी तो सब चीज़ तो पच नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ अपचा भोजन रह जाएगा। तो उस अपचा भोजन को बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। तो इस जैव प्रक्रम के अंदर हम लोग ये सब चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन को। इसमें आज हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो सबसे पहले शुरू करेंगे वो पोषण से शुरू करेंगे। और इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे सजीव क्या होता है। क्या समझेंगे? सजीव क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में पहले अच्छे से समझ लेंगे कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, उसके बाद हम लोग पोषण पे जाएंगे। देखिए सजीव क्या होता है, सिंपल सी वर्ड होता है। अगर आपको मैं पूछूं कि सजीव क्या होता है तो आप बोलेंगे सर जिसमें जान होता है। जान होता है, लेकिन जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है कि जिसमें जान होता है वो सजीव ही होगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखते होंगे वायरस का। ये एक ऐसा जीव है कि अगर हमारे शरीर के अंदर रहा, कहाँ पे? शरीर के अंदर, चाहे वो हमारे हो या किसी भी जीव के हो, शरीर के अंदर रहेगा तो ये सजीव बन जाता है। शरीर के अंदर रहा तो ये कैसा बिहेव करेगा? सजीव के जैसा बिहेव करेगा। और शरीर के बाहर रहा, मतलब किसी के भी बॉडी के बाहर रहा, शरीर के
बाहर रहा तो ये निर्जीव के जैसा बिहेव करता है। समझ गए? जिसमें जान होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो सजीव के लिए बात है, जिसमें उपापचयी प्रक्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपापचयी प्रक्रिया। मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना चाहिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन सब उसके अंदर क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। एंजाइम का रिएक्शन होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? देखिए, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हम लोग केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। एक पर्सनली अगर हम लेंगे तो इसके अंदर ही HCl और NaOH लेंगे तो ये भी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हम सजीव नहीं बोलेंगे। इसके अंदर, सजीव के अंदर क्या होता है? उपापचयी प्रक्रिया होना चाहिए, कॉन्सियसनेस होना चाहिए, सोचने समझने की शक्ति होना चाहिए, सोचने समझने की शक्ति होना चाहिए, कॉन्सियसनेस होना चाहिए। तो अगर ये सब रहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सजीव होते हैं। बाद बाकी इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि ये चलते फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये चलता फिरता है, ये सांस लेता है, ये खाना खाता है, तो ये सब क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। और जो जिसमें जान नहीं होगा, जो सांस नहीं लेगा, जो चलता फिरता नहीं होगा, जिसमें उपापचयी प्रक्रिया नहीं होगा, वो सब क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। तो जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। और बेंच, डेस्क, कुर्सी, आपका किताब, आपका पेन, टेबल, डेस्कटॉप, जो भी होता है, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब क्या हो जाएगा? सब के सब निर्जीव हो जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग सजीव और निर्जीव को अच्छे से समझ गए होंगे। सजीव उसको बोलेंगे जिसमें जान होगा। वायरस को, अच्छा थोड़ा सा वायरस पे विचार कीजिए। वायरस को क्या करेंगे? वायरस जब शरीर के अंदर है तब तो ये सजीव के जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन जैसे ही शरीर के बाहर गया, शरीर के बाहर जाते ही ये कैसा बिहेव करता है? निर्जीव के जैसा बिहेव करता है। तो इसका मतलब हो गया कि सजीव, वायरस जो है ये सजीव और निर्जीव दोनों है। तो वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। इसको कनेक्टिंग लिंक है ये वायरस। शरीर के अंदर रहेगा तो सजीव, और शरीर के बाहर रहेगा तो ये बन जाता है निर्जीव। चलिए, आप लोग सजीव और निर्जीव समझ गए होंगे। अब जब सजीव आता है तो देखिए, तो सजीव अगर कोई भी है तो वो जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ भोजन करता है, भोजन करेगा। उस भोजन के बारे में अब हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे पोषण। क्या बोलेंगे? पोषण। तो ये भोजन क्यों करता है, नहीं करता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, आपके सामने में ये कुछ भोजन का फोटो रखा हुआ है। इसमें बहुत सारे चीज है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस किस में प्रेजेंट होता है? चावल, रोटी, इस सब में क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब इसी के अंदर प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? हरे साग सब्जी में, हरे साग सब्जी में, दाल में। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है मांस मछली में, मांस मछली में। इस समय क्या प्रेजेंट होता है? ये प्रोटीन होता है। विटामिन्स, विटामिन्स, ये विटामिन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? हरे साग सब्जी में प्रेजेंट होते हैं। हरे साग सब्जी में कौन प्रेजेंट होगा? विटामिन्स। ऐसे ही वसा, वसा किस में होता है? तेल, घी, इस सब में क्या प्रेजेंट रहेगा? वसा। तेल में, घी में, ये सब में क्या होता है? वसा प्रेजेंट होता है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन के अंदर बहुत सारे इसी प्रकार के ये पोषक तत्व रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वसा, खनिज लवण, ये सब के सब क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसी पोषक तत्व का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। ताकि हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम कोई काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर पाए, कर सके। इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और ये सब ऊर्जा, जितने भी ऊर्जा है, ये सब हमको किससे मिलता है? पोषक
तत्व से मिलता है। किससे मिलता है? पोषक तत्व से मिलता है। और पोषक तत्व का एग्जाम्पल क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सब के सब क्या हो गए? पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ये सब पोषक तत्व का उपयोग करने से हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा, जिससे हम क्या करेंगे? अपना कोई भी काम कर सकते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पोषण। क्या बोलेंगे? पोषण। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें जीव क्या कर रहा है? भोजन में मौजूद जितने भी पोषक तत्व है, भोजन में मौजूद पोषक तत्व को अच्छा, पोषक तत्व, तो पोषक तत्व का यहां पे हम लोग नाम भी लिख सकते हैं। पोषक तत्व का हम लोग नाम भी लिख सकते हैं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल इत्यादि का क्या करता है? उपयोग करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोषण कहेंगे। चलिए, पोषण समझ में आ गया। मतलब जिस प्रक्रिया से जीव को क्या मिलेगा? पोषक तत्व को ग्रहण करने से, और उसको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा, जिससे क्या करे? वो अपने दैनिक जीवन के सभी कामों को भली भांति अच्छे तरीके से कर सके। तो वह सब प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पोषण। क्या बोलेंगे? पोषण। अब देखिए, पोषण को थोड़ा सा और समझते हैं। पोषण, तो ये जो पोषण होते हैं, इसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि पोषण में हम लोग क्या चीज ले रहे हैं? अल्टीमेटली हम लोग ऊर्जा ले रहे हैं। तो इस पोषण के आधार पर, कि कौन जीव कैसे अपना भोजन बना रहा है, नहीं बना रहा है, इसके आधार पर सब जितने भी जीव हैं, इसको हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में डिवाइड कर दिए? दो भाग में डिवाइड कर दिए। किसके आधार पर? पोषण के आधार पर। एक बना स्वपोषण, एक क्या बना? स्वपोषण। और दूसरा बना परपोषण। क्या बना? परपोषण। अब देखिए, स्वपोषण क्या होगा? स्व मतलब होता है स्वयं। क्या होता है? स्वयं। स्वयं, स्वयं मतलब खुद से, खुद से। और पोषण मतलब अभी हम लोग समझ चुके हैं। पोषण मतलब क्या होता है? भोजन। क्या होता है? भोजन, जिसे क्या मिलता है? ऊर्जा। तो अगर कोई भी जीव खुद से अपना भोजन बना ले, कैसे अपना भोजन बनाए? स्वयं खुद से अगर अपना भोजन बना ले, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपोषण। क्या बोलेंगे? स्वपोषण। जिसमें जीव कैसे भोजन बनाए? स्वयं अपना भोजन, खुद से अपना भोजन बना लेगा, उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण। एग्जाम्पल में याद रखना आप लोगों को, एग्जाम्पल को ध्यान देना है। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, और दूसरा हरा शैवाल। देखिए, हरे पेड़ पौधे कैसे स्वपोषी होते हैं, नहीं होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। हरे पेड़ पौधे में क्या होता है? स्वपोषण प्रक्रिया होता है। अच्छा, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। अगर अपना भोजन खुद से बनाएंगे, तो इसको हम लोग उत्पादक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पादक। ये काम आएगा पारिस्थितिक तंत्र में। उत्पादक किसको बोलेंगे? उत्पादक हरे पेड़ पौधे को। मतलब वो जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो खुद से अपना भोजन बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पादक भी बोलेंगे। भोजन बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, हरे पेड़ पौधा और हरा शैवाल, ये सब क्या होता है? उत्पादक के श्रेणी में भी आते हैं। दूसरा है परपोषण। क्या है? परपोषण। देखिए, पर मतलब होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा। दूसरा, तो जो दूसरे, पोषण मतलब क्या हो जाएगा? भोजन। क्या हो जाएगा? भोजन। जो दूसरे से भोजन ग्रहण करता है, मतलब भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, खुद अपना भोजन नहीं बना सकता है। उस हो सकता है उसके अंदर मैकेनिज्म नहीं हो ऐसा बनाने का। अब क्या मैकेनिज्म होता है भोजन बनाने का, वो लोग हम आगे देखने वाले हैं। तो
अगर भोजन खुद से नहीं बनाएगा और दूसरे पे आश्रित रहेगा भोजन के लिए, तो ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे, या ऐसे पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे, परपोषण। क्या बोलेंगे, परपोषण। अब देखिए, भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित है, परपोषण में क्या है, भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित है, भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है, निर्भर है। तो भोजन के लिए अगर दूसरे जीव पर निर्भर है, ये तो अलग अलग तरीके से निर्भर रह सकता है ना भैया। कोई डायरेक्टली निर्भर रह सकता है, कोई इनडायरेक्टली निर्भर रह सकता है, या फिर कोई हो सकता है कि बीच में मीडिएटर के थ्रू लेता हो। समझ गए ना। तो ये जो परपोषण है, ये जो भोजन के लिए जो निर्भर है, एक मिनट, ये जो भोजन के लिए जो परपोषण में निर्भर होता है, जितने भी जीव, उस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, परपोषी जीव। अच्छा, परपोषण को ही हम लोग विषम पोषी पोषण भी बोलते हैं, विषम पोषी पोषण। देखिए, तो परपोषण में जीव क्या हो गया, दूसरे पे निर्भर है। तब दूसरे पे तीन तरीके से निर्भर रह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। मतलब परपोषण को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, सबसे पहला बात तो परजीवी, दूसरा मृतजीवी, और तीसरा होलोजोइक प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। कौन कौन हो गया, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषी। देखिए, परजीवी मतलब क्या, अभी बताए हैं, पर मतलब दूसरा, और जीवी मतलब दूसरे जीव पर, किस पर, जीव पर। तो भोजन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंड रहेगा, दूसरे जीव पर डिपेंड रहेगा। तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मतलब परजीवी में क्या हो गया, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर। जैसे देखिए, हम लोग मनुष्य है ना, मनुष्य के बाल में, आप देखते होंगे घर में, मनुष्य के बाल में जू रहता है, जू। क्या कर रहा है, हमें उससे कोई बेनिफिट है, नहीं है ना। लेकिन उस जू को बेनिफिट है, हमारे ऊपर में रहता है, हमारे ऊपर में रह रहा है, रक्त लेकर, इसको भोजन मिल गया, रक्त। समझ गए ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण, परजीवी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, परजीवी। ऐसे याद रखिएगा, अमर मेल, अमर बेल, अमर बेल, ये सब क्या होता है, परजीवी होता है। मलेरियन पैरासाइट, मलेरियन पैरासाइट, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका पैरासाइट, ये सब क्या होते हैं, परजीवी होता है। ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये सब क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। और ये जो मलेरिया होता है वो मादा एनोफिलिज्म मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है, मादा एनोफिलिज्म मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किससे होता है, मादा एनोफिलिज्म मच्छर के काटने से होता है। और ये मादा एनोफिलिज्म मच्छर किस में पनपता है, दूषित जल में पनपता है, याद रखिएगा हमेशा, दूषित जल में पनपता है। किस में पनपता है, दूषित जल में पनपता है। चलिए, ये परजीवी का था। परजीवी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते। देखिए, परजीवी जितने भी होते हैं ना, वो जिस जीव के ऊपर में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर हो गया और आप इस घर के मालिक हो गए। तो इस घर में बाहर से आपके घर पे कोई गेस्ट आ गया, क्या आ गया, बाहर से एक आदमी आ गया दौड़ते हुए। तो ये जो बाहर से आदमी आया आपके पास रहने के लिए, ये क्या हो गया, आपके लिए गेस्ट हो गया। क्या हो गया, गेस्ट। और आप इसके लिए क्या हो गए, होस्ट। क्या हो गए, होस्ट, मतलब पोषी हो गए। क्या हो गए, पोषी हो गए। तो आपके ऊपर में ये बाहर से आए हुए व्यक्ति निर्भर कर रहा है ना, तो आप क्या हो गए, ये इसके लिए पोषी। तो जिस जीव पे परजीवी निर्भर करेगा, जिस जीव पर परजीवी निर्भर करेगा, उस जीव को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषी। क्या बोलेंगे, पोषी। किसको बोलेंगे, पोषी। जिस जीव पर, जिस जीव पर कौन निर्भर करेगा, परजीवी निर्भर करेगा।
परजीवी निर्भर करता है। किसके लिए? भोजन के लिए निर्भर करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी। कोई दिक्कत? चलिए, अब ये जो परजीवी होता है ये कभी भी अपने पोषी को, अपने होस्ट को जान से नहीं मारता है, कभी भी जान से नहीं मारता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जान से नहीं मारता है वो, क्योंकि उसको पता है कि भैया वो मरेगा तो हम भी मरेंगे। अब मान लीजिए किसी मनुष्य के ऊपर में जू है, तो वो आदमी मरा तो जू भी मरा ना, समझ गए? अमरबेल पौधे के ऊपर में है, पौधा मर गया तो अमरबेल भी मर जाएगा, समझ गए? तो कभी भी जो परजीवी होता है वो अपने होस्ट को, वो अपने पोषी को कैसे नहीं मारता है? जान से नहीं मारता है, केवल और केवल क्या करता है? उसको फिजिकली, भौतिक रूप से कमजोर कर देता है। क्या करता है? उसको कमजोर कर देगा। क्या करता है? कमजोर कर देगा। अगर आपको मैं इंग्लिश में एक ट्रिक बता दूं तो याद रखिएगा, परजीवी क्या करता है? SRG, इसको डाउन कर देता है। S मतलब सर्वाइवल, सर्वाइवल, R मतलब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, और G मतलब ग्रोथ। इसको क्या करता है? केवल और केवल परजीवी कम कर देता है, मतलब कभी भी किसी भी होस्ट को ये जान से नहीं मारता है। चलिए ध्यान में रखिएगा इस बात को, परजीवी कभी भी किसी को जान से नहीं मारता है। तो आप लोगों को एक यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं कि देखिए, अगर परजीवी जान से नहीं मारता है और कोई भी जीव अगर दूसरे जीव पे निर्भर रहता है तो उसको अगर परजीवी बोलते हैं, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि पेट के अंदर जो पल रहा बच्चा होता है, पेट के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, क्या वो, क्या वो परजीवी होते हैं? क्या वो परजीवी होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग खुद ढूंढिए। देखिए, अगर आंसर का बात करें, जो ये बच्चे हैं ये अपने माता अ, माता के पेट के अंदर रहते हैं, तो अब इसका ये एसआरजी डाउन कर देता है, जान से नहीं मारता है, समझ गए ना? इसके सर्वाइवल को, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की कैपेसिटी को कुछ समय के लिए क्या करता है? रोक देता है। चूंकि ये भोजन के लिए अपने माँ के ऊपर निर्भर है, लेकिन इसको ये जान से नहीं मार रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये जो पेट के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो रहेगा वो क्या हो जाएगा? परजीवी नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला है मृतजीवी पोषण। अगला क्या है? मृतजीवी पोषण। अब समझते हैं मृतजीवी क्या होता है। मृतजीवी, देखिए ऐसे लग रहा है, मृत मतलब क्या होता है? मरल, सरल। तो कोई भी चीज सड़े गले या फिर मरे हुए, और जीवी मतलब जीव, तो अगर इसका मतलब है मृत जीवी में जो जीव अपना भोजन लेगा वो किससे लेगा? सड़े गले चीज से लेगा। तो अगर सड़े गले चीज से कोई भी जीव अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, तो वैसे जीव को हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। किससे ग्रहण करता है? सड़े गले चीज से, वस्तु से, चीज मतलब वस्तु से अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। अपना भोजन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण बोलते हैं। अच्छा, आप लोग देखे होंगे गांव के क्षेत्र में ऐसा होता है कि जो कौडंग होते हैं, गाय के जो गोबर होते हैं, उसको एक जगह पे जमा किया जाता है। अब एक जगह पे ऐसे जमा किए, और यहाँ पे आप देखेंगे व्हाइट कलर का एक एकदम छत्ता के जैसे ऐसे बन जाता है स्ट्रक्चर, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता बोलते हैं इसको, समझ गए ना? मशरूम के अंदर आता है ये, मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज में आता है ये, मशरूम का प्रजाति है ये। तो ये जो गोबर छत्ता है, ये जो गोबर छत्ता है, ये भी क्या हो जाएगा? मृतजीवी। ये कहाँ से अपना भोजन ले रहा है? ये भोजन ले रहा है इसी सड़े गले चीजों से। कहाँ से ले रहा है? इसी सड़े गले चीजों से ये भोजन ले रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण बोलेंगे। अगला ध्यान रखिएगा, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब के सब क्या होते हैं? इस समय मृतजीवी पोषण होता है। ध्यान में रखिएगा इस सबको। देखिए, चूंकि ये कवक और बैक्टीरिया क्या करता है? सड़े गले चीजों को खाता है। किसको खाता है? सड़े गले चीज को खाएगा ना। अब मान लीजिए एगो पत्ता यहाँ पे
गाछ से एगो पत्ता ये गिरा, एक क्या हो गया, ये पत्ती गिरा। ये पत्ती जब भूमि पे गिरेगा तो ये बैक्टीरिया, कवक जितने भी है ये सब इसको क्या करेगा, खाएगा, खाएगा ना। तो इसके अंदर जितने भी पोषक तत्व होंगे वो फिर से मिट्टी में जाएगा, ठीक ना। तो इसको जो सराले गलाने का काम करता है वो कौन कर रहा है, यही कवक बैक्टीरिया कर रहा है, ठीक ना। तो इस कवक और बैक्टीरिया को हम लोग अपघटनकर्ता भी बोलते हैं, अपघटनकर्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स, अपघटन करता। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी चीजों को क्या करता है, सराता गलाता है। अपघटन करता क्या करता है, किसी भी चीजों को सरा गला कर क्या कर जाता है, खा जाता है, सरा गला कर खा जाता है, खा जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटन करता। चलिए आप लोग सेशन को एंजॉय कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सेशन। देखिए हम लोगों का विजन बड़ा है, हम लोग अगले 2 महीने के अंदर पूरे के पूरे साइंस को रिवाइज करने वाले हैं। और इतना मैं गारंटी दूंगा आप लोगों को कि आप इस सेशन को देख लीजिए, इसके बाहर एक भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इस चीज को आपकी परीक्षा होने के बाद मैं विथ प्रूफ आपके सामने में लेकर भी आऊंगा। बस आप ध्यान से केवल देखते जाइए। देखिए गोबर छत्ता, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब में क्या हो जाता है, मृतजीवी पोषण हो जाएगा। और कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटन करता। क्या बोलेंगे, अपघटन करता। क्यों बोलेंगे, सड़ी गली चीजों को क्या कर जाता है, ये खा जाता है। और उसको क्या करता है, उस चीजों को सराता है और सरा देगा। और इस वस्तु के अंदर जितने भी पोषक तत्व होंगे, जितने भी पोषक तत्व होंगे वो सब फिर से कहाँ चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। आपको एक साइकिल दिखाते हैं। देखिए ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है और यहां से एक पत्ता गिरा। क्या गिरा, ये एक पत्ती गिरा, ठीक ना। इस पेड़ से क्या हुआ, एक पत्ता गिरा। तो इस पत्ता पे क्या हुआ, ये छोटे छोटे क्या है, बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया है। इस पत्ते को क्या किया, खाया। क्या खाया, खाया, खाया। इस पत्ते को सराया गलाया। क्या किया, खा के सरा गला दिया। तो ये पत्ता छोटे छोटे इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इस पत्ते के अंदर जितने भी पोषक तत्व होंगे, अब वो सभी पोषक तत्व इस पत्ते के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं ये सभी कहाँ पे चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। तो ये जो पत्ते का पोषक तत्व है वो कहाँ गया, मिट्टी में चला गया ना। तो मिट्टी से ही तो ये पौधे में गया था पोषक तत्व। मिट्टी से ये पोषक तत्व क्या लिया, पौधे पोषक तत्व कहाँ से लिया, मिट्टी से लिया ना। और फिर पत्ते में गया और पत्ते फिर से टूट के गिरा। और गिरने के बाद फिर से इस पे बैक्टीरिया वैक्टीरिया लगा। क्या लगा, बैक्टीरिया सब क्या हुआ, मृतजीवी जितने भी अवहरण करता है वो सब इसको सराया। और सरा गला के खा के क्या किया, इसमें जितने जितने भी पोषक तत्व थे उस सबको कहाँ पे भेज दिया, मिट्टी में भेज दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल साइकिल। समझ गए ना, न्यूट्रिएंट साइकिल इसी को बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये था मृतजीवी पोषण से रिलेटेड बात। तो मृतजीवी पोषण में क्या सब हो गया कि कोई भी जीव जो होता है वो सड़े गले चीजों को खाता है, मृतजीवी पोषण कहलाएगा। ठीक, मृतजीवी पोषण में आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना था। कौन कौन एग्जाम्पल ध्यान रखना था, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या हो जाएगा, मृतजीवी पोषण हो जाएगा। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, गोबर छत्ता, इस सब में क्या होता है, मृतजीवी पोषण हो जाएगा। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटन करता बोलेंगे। चलिए अगला है प्राणी संपोषण। क्या है अगला, प्राणी संपोषण। टारगेट बड़ा है, ध्यान रखिएगा सब। प्राणी संपोषण देखिए सबसे इजी। प्राणी संपोषण में क्या होता है, जो भी जीव है ना उसके शरीर के अंदर अगर ये कोई जीव है, अगर कोई भी जीव है कोई भी जीव है तो भोजन का पाचन जो होगा ना वो शरीर के सतह के अंदर, जैसे कि अमाशय में हो गया, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इस सब में भोजन का पाचन होगा। मतलब शरीर के सतह के अंदर होगा। कहां पे होगा, शरीर के सतह के अंदर, सतह के अंदर होगा। तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण। उदाहरण में ध्यान रखिएगा क्या सब, देखिए मनुष्य,
मेढक में भी तो शरीर के अंदर ही होता है ना भोजन का पाचन, तो मेढक हो गया। अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है, अगले सेशन में जो अगला जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको जंतु में पोषण जस्ट कल आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि अमीबा में भोजन कैसे कैसे होता है। तो अमीबा में जो पोषण होगा वो भी शरीर के सतह के अंदर होता है, ठीक ना। प्रोटोजोआ में गाय भैंस जितने भी होते हैं सब में क्या होता है, ये सब के सब प्राणी संपोषी जीव है। मतलब एक लाइन में देखिए, भारतीय भवन से अगर हम लोग एनसीईआरटी पे ध्यान देंगे ना तो आपका बोर्ड भी अच्छा रहेगा और कॉम्पिटिटिव दुनिया भी अच्छा रहेगा, मतलब आपका फ्यूचरो सेफ है, आप बोर्डो सेफ है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, शरीर के सतह के अंदर में प्राणी संपोषी पोषण किसे कहेंगे, प्राणी संपोषण। शरीर के सतह के अंदर जो पोषण होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण। और जीव को क्या बोलेंगे, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी जीव कहेंगे। चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग। अभी तक देखे हैं पोषण। पोषण क्या था, इसमें जीव अपना भोजन पोषक तत्व से ग्रहण करता था जिससे जीवों को क्या मिलता था, ऊर्जा मिलता था। ये पोषण दो प्रकार के थे, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक था स्वपोषण, दूसरा क्या था, परपोषण। परपोषण, स्वपोषण में ये भोजन खुद बनाता था, परपोषण में भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता था, दूसरे पर निर्भर होता था। इस परपोषण के तीन प्रकार आ गए, कौन कौन, मृतजीवी, परजीवी, परजीवी और तीसरा आ गया प्राणी संपोषी। चलिए आप लोग अच्छे से पोषण को समझ में आ गया होगा, जैव प्रक्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा, पोषण समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, मतलब पौधे में जो पोषण होता है वो पौधे में पोषण आखिर होता कैसे है। समझिए, पौधे में जो पोषण होता है वो कैसे होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ये प्रकाश संश्लेषण। क्या समझना पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण, कि आखिर पौधे अपना भोजन बना कैसे रहा है। आपको हम बताए थे कि पौधे अपना भोजन, देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। कुछ पावर लैग हुआ था, बैटरी खत्म होने के कारण कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे तुरंत प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझने से पहले हमको कुछ स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। देखिए ये हुआ लीफ, पत्ती, क्या हुआ, पत्ती। और इस पत्ती के अंदर, इस पत्ती के अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट। कौन मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट। इस पत्ती के अंदर कौन मौजूद रहेगा, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में कौन मौजूद होता है, क्लोरोफिल। कौन मौजूद होता है, क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट इस पत्ती के अंदर में मौजूद है और इसके अंदर में जो क्लोरोफिल मौजूद है वही क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करवाता है। देखिए समझिए प्रकाश संश्लेषण को। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो ये जो पेड़ दिख रहे हैं आप सामने में, देखिए प्रकाश संश्लेषण के मैकेनिज्म को दिखा रहे हैं। ये जो पेड़ है, ये पेड़ क्या करेगा, ये जो हरा पेड़ है ये सूर्य का प्रकाश हो गया, ये क्या हो गया, सूर्य। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो गया आपका, सूर्य। तो इसके उपस्थिति में जैसे ही सूर्य का प्रकाश आना शुरू हुआ तो ये पेड़ क्या किया, इसके पास क्या मौजूद है, यहाँ पे क्लोरोफिल। क्या मौजूद है इसके पत्ती में, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या किया, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया। क्या किया, अवशोषित कर लिया। अब उसी समय में ये जो जड़ दिख रहा है ये क्या है, मिट्टी, भूमि। अब इस मिट्टी से ये जड़ क्या कर रहा है, ये जो जड़ है ये जड़ क्या कर रहा है, पानी और खनिज लवण ले रहा है। ये पानी और खनिज लवण ले लिया और स्टीम के थ्रू कहाँ पे भेज दिया, पत्ती में भेज दिया। वायुमंडल में ये हो गया आपका वायुमंडल, और वायुमंडल में ऑलरेडी पहले से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पौधे क्या कर लिया, अपना भोजन तैयार कर लिया। अब पौधे जो अपना भोजन तैयार कर लिया, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। मतलब अगर एक लाइन में अगर इसको पढ़ना हो तो क्या बोलेंगे, पौधे के द्वारा
द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनेशन इसका देखिए। स्टैंडर्ड डिफिनेशन अगर करना हो तो क्या करिएगा, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर मिट्टी से क्या सब ले रहा है, पानी तथा खनिज लवण के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। अपना भोजन कौन, ग्लूकोज तैयार कर रहा है, अपना भोजन तैयार करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। आइए इसको डीप में समझते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक हो गया, प्रकाश संश्लेषण में क्या सब आवश्यक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक हो गया, जल आवश्यक हो गया H2O, उसके बाद सूर्य का प्रकाश आवश्यक हो गया, और उसके बाद क्लोरोफिल आवश्यक हो गया, क्लोरोफिल। देखिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक कौन है, तो सबसे ज्यादा आवश्यक ये है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करेगा। क्लोरोफिल रहेगा ही नहीं, सूर्य का प्रकाश अवशोषित होगा ही नहीं और प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन हो गया, ये क्लोरोफिल। इसको प्रायोरिटी पे रखिएगा हमेशा। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन हो गया, क्लोरोफिल। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी दीजिएगा सूर्य के प्रकाश को। क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होगा, अनुपस्थिति में नहीं होगा। देखिए ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये धरती पर है, धरती के वायुमंडल में है, वायुमंडल में है, और ये कितना परसेंट है, 0.03%। धरती पे जो गर्मी होता है, गर्मी हीट जो बनता है उस वो इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यही करवाता है, हरित गृह प्रभाव यही करवाता है। जल जो है वो जड़ ले लेगा, क्या लेगा, जड़। कहाँ से, मिट्टी से ले लेगा। सूर्य का प्रकाश सूर्य से ले लेगा, और क्लोरोफिल पत्ती के पास खुद है। देखिए ये सब प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण का है वो कहाँ पे हो रहा है, इस पत्ते में हो रहा है, इस पत्ते में हो रहा है। तो पौधा का जो भोजन बन रहा है, खाना जो बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है, इस पत्ते के अंदर बन रहा है खाना। भोजन कहाँ पे बन रहा है, इस पत्ते के अंदर बन रहा है। याद रखिएगा जिस घर में खाना बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, किचन, किचन। पौधे के पत्ती के अंदर पौधे का खाना बन रहा है, तो पत्ती को भी तो हम बोल सकते हैं किचन ऑफ प्लांट। पौधे का किचन भी किसको कहा जाता है, पत्ती को कहा जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए इसी पत्ती के अंदर कौन कौन मौजूद रहेगा, क्लोरोफिल। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्लोरोफिल है इसके कुछ काम है, ध्यान में रखना है आपको। क्लोरोफिल ये क्या काम सब करता है, सबसे पहले तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम यही करता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है,
और दूसरा काम क्या करता है ये क्लोरोफिल, देखिए सूर्य से जो प्रकाश आएगा, सूर्य से जो प्रकाश आएगा वो कौन सा होगा, या तो सौर ऊर्जा बोल सकते हैं इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा, या फिर प्रकाश ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को किस चीज में यूज कर रहा है, अरे भोजन बना रहा है ना, भोजन मतलब केमिकल बना रहा है, तो भोजन बना रहा है तो कौन सा ऊर्जा में बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। तो ये काम यही क्लोरोफिल करता है। तो सौर ऊर्जा को किस में बदल देगा, सौर ऊर्जा या फिर प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा को किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में बदल। याद रखिएगा क्लोरोफिल के इस काम को, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, और दूसरा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए देखिए, ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इसको हम लोग एक समीकरण से भी दिखा सकते हैं। देखिए क्या सबका रिक्वायरमेंट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का, और किसका रिक्वायरमेंट हुआ, वाटर का। क्या सब होना चाहिए था पौधे के पास, सर क्लोरोफिल होना चाहिए था उसके पत्ती में, क्लोरोफिल हो गया। और क्या होना चाहिए था, सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया। अब ये होने के बाद क्या बनाता है पौधे अपना भोजन, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और क्या बनाता है 6O2, और क्या बनाता है 6H2। बैलेंस करने के लिए इधर भी लगा लीजिए, बैलेंस हो गया ये। देखिए पौधे क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को, इस जल को लिया, इसके पास क्लोरोफिल खुद मौजूद था, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या किया, क्या बना लिया अपना भोजन, ये ग्लूकोज बना लिया। क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। और क्या चीज रिलीज किया, ऑक्सीजन को बाहर कर दिया, ऑक्सीजन को क्या किया, ये बाहर कर दिया, समझिए ना। ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन को बाहर कर दिया। देखिए ये जो ग्लूकोज बना ये किस चीज के फॉर्म में बना है, उत्पाद के रूप में बना है। ग्लूकोज जो ये बना ये किस चीज के बना है, उत्पाद बना है। क्या बना है इसका, उत्पाद। अब समझिए उत्पाद क्या होता है, और ये जो ऑक्सीजन बना है ये किसके रूप में बना है, उपोत्पाद के रूप में। देखिए अब समझिए उत्पाद और उपोत्पाद क्या होता है। अगर हम घर में खाना बनाए, या फिर मान लीजिए पौधे खाना बनाया, और इस ग्लूकोज का यूज वो खुद करेगा, ये खुद करेगा, तो ये इसका उत्पाद हो गया। लेकिन इसका यूज ये खुद नहीं करेगा तो ये क्या हो गया, इसका उपोत्पाद हो गया, ठीक ना। तो जिस चीज का यूज वो खुद नहीं करेगा तो उसको उपोत्पाद बोलेंगे, और जिसका यूज वो खुद करेगा उत्पाद बोल देंगे। तो ये ऑक्सीजन का यूज पौधे नहीं करते हैं, ऑक्सीजन का यूज कौन करता है, जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे हम लोग भी हो गए, मनुष्य भी हो गया, आप भी हो गए, तो ये सब कौन करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करता है। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका उपयोग कौन करता है, ये पौधे करता है। और इसी प्रक्रिया से पौधे, धरती के ऊपर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित भी है। किस प्रक्रिया से, देखिए अब हम लोग हुए, हम लोग क्या किए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, हम लोग क्या किए, मनुष्य क्या किया, मनुष्य CO2 छोड़ा, ये CO2 छोड़ा। उसी समय में ये प्लांट क्या किया, इस CO2 को लिया और क्या छोड़ा, ऑक्सीजन छोड़ा। ऑक्सीजन कौन लिया, मनुष्य लिया। फिर मनुष्य क्या छोड़ा, CO2। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों क्या होता है, इस धरती के ऊपर में संतुलित होता है, संतुलित होता है। चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज। और ये किसके रूप में बनता है, उत्पाद के रूप में बनेगा। उत्पाद का मीनिंग समझ गए होंगे। ऑक्सीजन जो बना है इसको किसके रूप में बनाएगा, उपोत्पाद, मतलब कोई दूसरा जीव यूज करेगा। देखिए पौधे जो भोजन बनाएगा, भोजन जो बनाएगा वो किसके फॉर्म में बनाएगा, ग्लूकोज के रूप में बनाएगा। किसके रूप में बनाएगा, ग्लूकोज के रूप में बनाएगा। ये जो ग्लूकोज है इसके रूप में पौधे क्या करेगा, अपना भोजन तैयार करेगा। भोजन को क्या कर देगा, भोजन तैयार करता है, बनाता है, ठीक।
सुक्रोज ग्लूकोज का ही छोटा भाई है, सुक्रोज। इसके रूप में क्या करेगा, परिवहन करेगा। क्या करेगा, परिवहन करेगा। किसके द्वारा, फ्लोएम कोशिका के द्वारा भोजन परिवहन करेगा। जरूरी नहीं है, विपरीत परिस्थिति आने में जाइलम के द्वारा ही करता है फ्लो। चलिए, तो पौधे अपना परिवहन किस रूप में करेगा, इस फ्लोएम के रूप में करेगा। ठीक है, चलिए अब ग्लूकोज के रूप में भोजन बना लिया, परिवहन किसके रूप में किया, सुक्रोज के रूप में किया। देखिए इसका भी रीजन है, ये सोल्यूबल नहीं होता है, ये सब घुलता मिलता, ये सब घुल जाता है, सॉरी ये सोल्यूबल होता है। और ग्लूकोज सुक्रोज हो गया। और स्टार्च के रूप में, स्टार्च, स्टार्च का ही दूसरा नाम है मड। क्या है, मड। मड के रूप में ये क्या कर लेता है, जमा कर लेता है। कहाँ पे, स्टीम में जमा कर लेगा। ठीक है ना, तो ये इनसोल्युबल होता है, ये घुलता मिलता नहीं है, जहां पे रखा रहेगा वो रख लेना जाएगा। तो ग्लूकोज के रूप में बनाएगा, सुक्रोज के रूप में लेके जाएगा, और स्टार्च के रूप में बच जाएगा तो जमा कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को। अच्छा एक चीज और रखिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको सोखने का काम कौन करता है, KOH। कौन करता है, कास्टिक सोडा, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास, या फिर क्या बोल सकते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, K4 पोटासियम, और OH हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। CO2 को क्या बोलेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी, CO2 को अवशोषित कौन करेगा, KOH, मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रकाश संश्लेषण था, मतलब भोजन बनाने का जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, ये जो पौधे में जो भोजन बनाने का जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया दो प्रकार से होता है। इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होता है। एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। मतलब एक प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरा होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया मतलब प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार की अभिक्रिया हो गए, दो प्रकार की अभिक्रिया हो गए, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब समझिए प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए सबसे पहला बात तो ये किसकी उपस्थिति में होगा, प्रकाश के उपस्थिति में होता है, प्रकाश के उपस्थिति में होता है ये। दूसरा बात, इसमें जो है ना ग्लूकोज नहीं बनेगा पौधे का, इसमें आप ये टर्म ध्यान में रखिएगा, एटीपी और एनएडीपी, इसका फॉर्मेशन होता है, समझिए ना। एटीपी और NADPH2 इसका फॉर्मेशन होता है, DH2, इसका फॉर्मेशन होता है किसमें, प्रकाशिक अभिक्रिया। और पानी का टूटना, H2O का टूटना, पानी का टूटना, ये भी प्रकाशिक अभिक्रिया में ही होता है, क्लोरोफिल से के द्वारा। तो ये सब काम कहाँ पे हो जाएगा, प्रकाशिक अभिक्रिया में होगा। और इस जितने भी चीज हुआ है, ये एटीपी और NADPH2 को कौन यूज कर लेगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। ये प्रकाश के अनुपस्थिति में होता है, प्रकाश के अनुपस्थिति में हो सकता है, ठीक ना। तो इसमें एटीपी और NADPH2 को यूज करके क्या बनाएगा, इसमें ग्लूकोज बना लेगा। क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, C6H12O6। ये क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, ठीक ना। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में जाके ग्लूकोज बनता है, प्रकाशिक अभिक्रिया में ग्लूकोज नहीं बनता है। और दूसरा देखिए बात, यहाँ पे जो कुछ ऑब्जेक्टिव अगर आएगा फंसाने के लिए तो यही आएगा, प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश के अनुपस्थिति में होता है। देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या रात के समय में हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया ही नहीं होगा, और प्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होगा तो ये सब बनेगा ही नहीं, और ये सब बनेगा ही नहीं तो ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन के उजाले में होती है, दिन के
उजाले में होती है, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो लेकिन अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है, ये अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो प्रकाश के अनुपस्थिति में हो सकता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है वो दिन के उजाले में, सूर्य के प्रकाश में, लेकिन अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मान लीजिए ये दोनों क्या होता है, सूर्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, तो सूर्य का प्रकाश अगर बहुत तेज हो जाए, बहुत तेज हो जाए, बहुत तेज हो जाए, तो क्या प्रकाश संश्लेषण बहुत हो ज्यादा होगा? बिल्कुल नहीं, एक लिमिट से होता है। देखिए अभी हम आपको स्टोमेटा पढ़ाएंगे, ठीक ना। स्टोमेटा बीम शेप्ड का होता है, ठीक ना। ये क्या करता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश तेज हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होगा, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज्यादा होगा तो जल का निष्कासन इस स्टोमेटा से ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे ही बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या? पानी का लॉस होना, पानी को बाहर निकालना। किसके रूप में? वाष्प के रूप में। ये किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक ना। तो ये स्टोमेटा क्या कर रहा है? पानी को बाहर निकाल रहा है। तो जब तक पानी है इस स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा खुला हुआ है, पानी बाहर, स्टोमेटा बंद। ये क्या हो गया? स्टोमेटा बंद हो गया। स्टोमेटा बंद हो जाएगा, CO2 अंदर आएगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा ही नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगा, प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश अगर बहुत तेज बढ़ जाए ना, तो जब ऐसा नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस धरती के ऊपर में 0.03% है। अगर इसको बढ़ा के बहुत ज्यादा कर दिया, 1% कर दे, 1.5% कर दे, तो क्या प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण ज्यादा, ये भी अप टू लिमिट ही होगा, ठीक ना। एक हद तक जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा सीधे। मतलब इससे ज्यादा बढ़ेगा अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा अब। ध्यान में रखिएगा, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, अगर इसको हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ती नहीं है। एक जगह पे जाके, एक समय पे जाके ये क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। स्लाइड 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 स्लाइड। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है क्या होती है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होगी, दिन में होगी या रात में होगी, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस किस कारक से प्रभावित होती है। तो किस किस हो गया? सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से भी हो जाती है, उसके बाद इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा आर्द्रता है उससे भी हो जाएगा। तो ये सब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? कौन कौन प्रभावित कर सकता है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्द्रता, वायुमंडल का प्रेशर, दाब, वायुमंडलीय दाब, दाब। अच्छा, सूर्य का प्रकाश कहने से मेरा मतलब ताप से था कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो ये सब जितने भी फैक्टर हैं ये सब क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। चलिए ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक चीज रिलीज होती है जिसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का जो खोज है सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले, इसने किया था इस ऑक्सीजन का डिस्कवरी, ठीक ना। किसमें? बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था उसने। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक जार ले लिए हम, एक जार ले लिया ये, ठीक ना। इसके अंदर में एक कैंडल जला दिया। क्या जला दिया? ये कैंडल, मोमबत्ती, मोमबत्ती को जला दिया। और मोमबत्ती को जलाने से
यहाँ पे क्या कर दिया, एक चूहा को रख दिया। तो देखिए अब ये मोमबत्ती जब जलेगा तो आग किसके प्रेजेंस में जलेगा जी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना। तो ऑक्सीजन को ये मोमबत्ती यूज करेगा और क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ऑक्सीजन को मोमबत्ती भी यूज करेगा, ऑक्सीजन को ये चूहा भी यूज करेगा। कुछ समय के बाद ये चूहा क्या हो गया, मूर्छित हो गया। ठीक ना। अगला देखिए, फिर क्या किया इसने, इसी जार में मोमबत्ती लिया, ठीक ना, और इसमें एक पेड़ भी लगा दिया और एक चूहा रखिए। अब की बार चूहा जिंदा हो गया। ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक ना। और इसी से जोसेफ प्रिस्टली ने किसके बताया था, रोल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताया था कि ऑक्सीजन का रोल क्या है नहीं है, इसके बारे में सबसे पहले यही बताए थे जोसेफ प्रिस्टली। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, पूछेगा बिहार बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा एनसीईआरटी से रिलेटेड है और ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब में आता है। अगर आपका एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th 12th है तो कोई बातें नहीं। अगर इतना मजबूत है ना तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। ठीक ना। मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी पे विशेष फोकस दीजिए। देखिए भारतीय भवन या कुछो भवन ये सब चलता है ना, ये सब टीचर को पढ़ाने में सुविधा होता है सब चीज से, समझ गए। और आपके लिए भी रेफरेंस में बहुत अच्छा होता है, रेफरेंस बुक के तौर पे। तो ये सब फॉलोवर्स है एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी को लाइन लाइन पढ़िए। एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आता है, एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाया गया था। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम के अंदर भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया गया था। एनसीईआरटी क्लास 8 से उठाया गया था, 7 से उठाया गया था, 9 से उठाया गया था, 10th से तो बहुत क्वेश्चन उठाया गया था, समझिए ना। और इसको भी सही से कोई जवाब नहीं दे पाया था मैक्सिमम विद्यार्थी सब। ठीक ना। तो देखिएगा एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, अच्छा होगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब आप लोग देखिए, ये है स्टोमेटा। ये क्या है, स्टोमाटा। क्या ये, स्टोमेटा। इसी का नाम दूसरा है रंध्र। क्या नाम है, रंध्र। ये देखिए, ये एक खुला स्टोमेटा है। ये क्या है, एक खुला स्टोमेटा। और ये जो कोशिका आपको दिख रहा है, ये मोटा चौड़ा सा भित्ति वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं रक्षक कोशिका। क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिका। और इसके अंदर जो ये हरा हरा दिखता है, ये क्या है, क्लोरोफिल। समझ गए ना। और ये अभी क्या है, खुला है, ये खुला है। ये स्टोमेटा क्या करता है, गैस का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, गैस का आदान प्रदान करता है। गैस का आदान प्रदान कौन करेगा, स्टोमेटा करेगा। कौन करेगा, स्टोमेटा करेगा। अच्छा, गैस का मतलब किस चीज से है, CO2 एंड O2 से। गैस का मतलब किस चीज से है, CO2 एंड O2 से है। कि गैस का आदान प्रदान कौन करेगा, स्टोमेटा करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का। अच्छा, सेम चीज जैसे प्लांट में स्टोमेटा कर रहा है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी, किसमें, हमारे मनुष्य के शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर वायुकोश है। क्या है, वायुकोश। वायुकोश मीन्स एल्वुलाई। ये एल्वुलाई भी हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गैस का आदान प्रदान करती है, हाँ उसमें दे देगा एगो स्टोमेटा, हाँ दूसरा दे देगा वायुकोश एल्वुलाई, और तीसरा दे देगा बोथ ए एंड बी। तो मैक्सिमम स्टोमेटा लगाइएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये वायुकोश भी तो हमारे शरीर के अंदर करता है ना। वो तो यही ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है जो पौधों में गैस का आदान प्रदान कराती है। तो पौधों में अगर गैस का आदान प्रदान पूछेगा तब तो कौन हो जाएगा, स्टोमाटा। तब क्या हो जाएगा, स्टोमाटा। लेकिन अगर पूछेगा कि कौन सी संरचना गैस का आदान प्रदान कराती है, तो यह पौधे में स्टोमेटा कराती है, मनुष्य में वायुकोश कराती है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। पौधा देख के अगर पूछेगा तब तो स्टोमेटा देना है, और ये अगर सीधे सीधे पूछ ले तो वायुकोश देना है और स्टोमेटा दोनों को देना है। देखिए आप लोगों के सामने में ये दो टाइप के स्टोमेटा दिख रहा है। ये क्या है, ये खुला स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है। और ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा है। देखिए ओपन स्टोमेटा कैसे है, अब जल अभी ये खूब मात्रा में अवशोषित किया है, ये जल खूब ज्यादा मात्रा में लिया है। किसको लिया है, जल। तो इसके कारण ये स्टोमेटा क्या हुआ है, ये फूल गया है। समझ गए ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं खुला स्टोमेटा।
चालू स्टोमेटा, अभी ये स्टोमेटा ओपन है, अभी गैस का आदान प्रदान हो रहा है। अब जैसे ये देखिए, अब जल के मोलिक्यूल को ये क्या कर रहा है, पूरा पूरा लॉस कर दिया है। अब लॉस कर दिया तो ये सिकुड़ गया तो इसको क्या बोलते हैं, बंद स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, बंद स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा का क्या काम हो गया, गैस का आदान प्रदान करना। और दूसरा काम कौन सा होता है, वाष्पोत्सर्जन कराना। क्या कराना, वाष्पोत्सर्जन कराना। वाष्पोत्सर्जन मतलब अगर पानी की मात्रा अत्यधिक हो गई है, जल की मात्रा अत्यधिक हो गई है, तो इसको वाष्प के रूप में, किसके रूप में, वाष्प के रूप में पौधों से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, पौधों से बाहर निकालेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन। मतलब जल का वाष्प के रूप में क्या करेगा, पौधे से क्या करेगा, जल को बाहर कर देगा। कौन करेगा, स्टोमेटा करेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन। अब देखिए ये क्यों जरूरी है, ये करना पड़ता है। अब सब दिन एक ही जैसा मौसम नहीं होता है, सब दिन ठंडी मौसम तो नहीं रहेगा ना, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी मौसम भी आता है और टेम्परेचर हाई भी होता है, ठीक ना। उस समय में क्या होता है, पानी को बचाना पड़ता है, तो उस समय में स्टोमेटा को क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए जाड़े का समय है, और जाड़े के समय में क्या हो गया, आर्द्रता ऑलरेडी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा है, पानी का मात्रा, तो उस समय में पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण पौधे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। तो उस समय में क्या करता है, ये वाष्प के रूप में स्टोमेटा क्या करता है, जल को क्या करता है, बाहर निकालता है। क्या करता है, बाहर निकालता है और वाष्पोत्सर्जन कराता है। तो इस प्रक्रिया से पौधे अपने ताप में नियंत्रित करती है।